स्पाइरल मॉडल के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। और टाइम स्टैम्प सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, तुम उनके मदद से वीडियो के अंदर जहाँ पे जंप करना चाहो वहाँ पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर्स बना के सेल करती है। अब उस कंपनी के अंदर एक क्लाइंट आता है और बोलता है कि मुझे ना ऐसा ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ये सुनने के बाद कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट ने बनाने के लिए दिया है वो सॉफ्टवेयर बनाना, ये उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब कंपनी को अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है तो ऐसा करने के लिए वो एक मॉडल चूज करती है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। और अब एक मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल का मतलब बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके मदद से कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड एक प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके से बना सकती है। तो बेसिकली अगर कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो उसके लिए एक मॉडल चूज करती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस केस कंपनी ने क्लाइंट ने बताए हुए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्पाइरल मॉडल को चूज करने का फैसला किया। तो अभी स्पाइरल मॉडल से वो सॉफ्टवेयर वो कंपनी बनाने वाली है, राइट। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि हर एक मॉडल के अंदर ना कुछ फेजेस होता है। अब ये जो फेजेस है वो सारे के सारे मॉडल्स में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट जो हर एक मॉडल में जो चीज़ डिफरेंट होती है वो होती है उन फेजेस का इस्तेमाल करने का अप्रोच। तो इसीलिए अब हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि स्पाइरल मॉडल के अंदर कौन से फेजेस है और उसके बाद हम ये समझने वाले हैं कि स्पाइरल मॉडल का उन फेजेस का इस्तेमाल करने का अप्रोच क्या है। अब हम शुरू करते हैं। स्पाइरल मॉडल के अंदर ना टोटल 4 फेजेस होते हैं, एक्चुअली 5, बट 5वां फेज क्या है मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट ये 4 मेन फेजेस होते हैं। अब इन फेजेस को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला फेजेस आइडेंटिफिकेशन फेज। इस फेज के अंदर क्या होता है? इस फेज के अंदर अगर कंपनी को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक टीम असाइन करती है और वो जो टीम है जिस क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर बनाना है वो टीम उस क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है और कम्युनिकेशन में वो ये पता लगाती है कि उस क्लाइंट के उस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये चीज़ें या बेसिकली ये कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन फेज के अंदर होता है। देन डिज़ाइन फेज आती है। अब डिज़ाइन फेज के अंदर सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग डिज़ाइंस बनाई जाती है, अलग अलग डायग्राम्स बनाई जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएफडी डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, और भी बहुत सारे डायग्राम्स होती है। अब इन डायग्राम्स को क्यों बनाया जाता है? इन डायग्राम्स को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इन डायग्राम्स की मदद से हमें सॉफ्टवेयर के बारे में क्लियरिटी मिलती है। हमें ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर को कौन से प्रकार के यूजर्स यूज़ करने वाले हैं। हमें ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग एंटिटीज़ का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। हमें ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का खुद का या सॉफ्टवेयर के अंदर के अलग अलग चीज़ों का एक दूसरे के साथ फ्लो कैसा है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता चलती है उन डायग्राम्स को बनाने से, ठीक है। तो इसीलिए डिज़ाइन फेज के अंदर हम इन डायग्राम्स को बनाते हैं। अब डिज़ाइन फेज के अंदर तुम्हें और एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, विच इज़, देखो डिज़ाइन फेज के अंदर ना इटरेशंस में काम होता है। अब ये इटरेशंस में काम होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इस स्पाइरल मॉडल का अप्रोच समझेंगे। बट जो चीज़ अभी आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पहले इटरेशन में बस बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाई जाती है और फिर जो फर्दर आगे आने वाले इटरेशंस है उन इटरेशंस के अंदर जो बाकी के डिज़ाइंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, फाइनल डिज़ाइन, उन आगे आने वाले इटरेशंस के अंदर ये सारी की सारी डिज़ाइंस बनाई जाती है। अब जो अगला फेज है वो फेज है कंस्ट्रक्शन फेज। अब कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर क्या होता है? देखो, अगर तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज एट द एंड ऑफ द डे अ कलेक्शन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। मतलब अगर तुम्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम्स तो लिखने पड़ेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर उस टीम को सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस टीम को प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, उस टीम को कोडिंग वोडिंग करना पड़ेगा, राइट। तो वो कोर प्रोग्रामिंग का पार्ट इस फेज के अंदर होता है। मतलब बेसिकली इस फेज के अंदर उस जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है उस सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, कोडिंग किया जाता है बेसिकली, राइट। बट यहाँ पे और एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि कंस्ट्रक्शन इस फेज के अंदर भी इटरेशंस में काम होता है। अब जो सबसे पहला इटरेशन है उस इटरेशन के अंदर, यहाँ पे जो सबसे पहला इटरेशन था उस इटरेशन के अंदर हमने क्या किया था? बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन बनाया था। तो उसी बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के ऊपर इस कंस्ट्रक्शन फेज के पहले इटरेशन में प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, कोड किया जाता है, राइट। और फिर जो आगे आने वाले इटरेशंस है उन इटरेशंस के अंदर जो बाकी के हमारे डिजाइन्स थे उन डिजाइन्स के लिए प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे, उन डिजाइन्स के लिए कोड लिखा जाएगा, राइट। एंड ऑल दिस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर।
ठीक है। अब जो अगला फेज है वो है इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस। ये फेज काफी इंपॉर्टेंट फेज है। अभी इस फेज के अंदर क्या होता है, इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस। इस फेज के अंदर जो अलग अलग रिस्क है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट ओवररन, टेक्निकल रिस्क, ऐसे अलग अलग रिस्क को हम हैंडल करते हैं और मॉनिटर करते हैं। और इन सब फेजेस के बाद और एक फेज आता है, फिफ्थ फेज, जिसके स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था। उस फेज को कहा जाता है डिप्लॉयमेंट फेज। इस फेज के अंदर जब सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है, उस सॉफ्टवेयर को हम यूजर को डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब बेसिकली दे देते हैं। तो ये 4 से 5 इस मॉडल के फेजेस थे। बट जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो सारे के सारे फेजेस है, ये फेजेस सारे के सारे मॉडल्स के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बट जो चीज डिफरेंट होती है हर एक मॉडल के लिए, वो है उस मॉडल का अप्रोच उन फेजेस को इस्तेमाल करने का। तो अभी एक ब्रेक के बाद हम ये समझने वाले हैं कि स्पाइरल मॉडल का उसके फेजेस को इस्तेमाल करने का अप्रोच क्या है। अब हम ये समझते हैं कि स्पाइरल मॉडल का अप्रोच क्या होता है। जो स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को स्टोरी बताई थी, उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी होती है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उस कंपनी के अंदर क्लाइंट आता है, बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। कंपनी बोलती है ठीक है। देन कंपनी एक टीम को असाइन करती है उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब वो जो टीम है वो ये डिसाइड करती है कि हम स्पाइरल मॉडल की मदद से उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। तो अभी टीम जो है वो उस सॉफ्टवेयर को बनाना चालू कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो फेज है वो फेज है आइडेंटिफिकेशन फेज। अभी आइडेंटिफिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, वो जो टीम है वो जिस इंसान को सॉफ्टवेयर बनाना है उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करती है और जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स है उस सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग, वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करती है, राइट। तो अभी यहाँ पे पहला फेज हो गया। अब ये जो है इस चीज को पहले फेज का इटरेशन नंबर 1 कहा जाएगा। देन अभी हम दूसरे फेज के अंदर एंटर करते हैं। ये दूसरे फेज का इटरेशन नंबर 1 है। ये दूसरे फेज का इटरेशन नंबर 1। तो अभी डिजाइन फेज के इटरेशन नंबर 1 में क्या होता है, जो भी इनिशियल कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर का, उस इनिशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है। सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी ये डिजाइन फेज का पहला इटरेशन खत्म हो गया। अब कंस्ट्रक्शन फेज का पहला इटरेशन। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर क्या होता है, जो भी डिजाइन यहाँ पे बनाया गया उस डिजाइन के ऊपर प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे, उस डिजाइन के ऊपर कोडिंग किया जाएगा। सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी एक कंस्ट्रक्शन फेज का इटरेशन नंबर 1 हो गया। और फिर इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस का पहला इटरेशन। इस इटरेशन के अंदर क्या होगा, अलग अलग रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें मॉनिटर एंड हैंडल किया जाएगा। और यहाँ पे एक स्पाइरल खत्म हो जाता है, यानी कि बेसिकली चारों के चारों फेजेस का एक एक इटरेशन खत्म हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक स्पाइरल खत्म होना। अब जब एक स्पाइरल पूरा खत्म हो जाता है, तब उस टीम का उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोटोटाइप है वो बन के रेडी होता है। और फिर वो जो बेसिक प्रोटोटाइप बन के रेडी हुआ है, वो बेसिक प्रोटोटाइप क्लाइंट को दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो अगला स्पाइरल है वो चालू हो जाता है, यानी कि बेसिकली सारे के सारे फेजेस का जो नेक्स्ट यानी कि सेकेंड इटरेशन है वो चालू हो जाता है। अब अगले स्पाइरल के अंदर क्या होता है, अगले स्पाइरल के अंदर वही सारी की सारी चीजें होती है जो पहले स्पाइरल में हुई थी, वही सारे के सारे फेजेस रिपीट होते हैं। अगेन जो पहला फेज है आइडेंटिफिकेशन फेज, वो चालू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यूजर के साथ अगेन कम्युनिकेशन किया जाएगा टीम के द्वारा और फिर यूजर के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज चालू हो जाएगा, सेकंड फेज का सेकंड इटरेशन। उसके अंदर जो बाकी के डिजाइन्स है उन डिजाइन्स को बनाया जाएगा, राइट। और फिर थर्ड फेज का सेकंड इटरेशन, उसके अंदर जो भी डिजाइन्स बनाए गए हैं उन डिजाइन्स के ऊपर प्रोग्रामिंग किया जाएगा, ओके। और फिर फोर्थ फेज का सेकंड इटरेशन चालू हो जाएगा। इस फेज के अंदर जो रिस्क्स है उन रिस्क्स को आइडेंटिफाई और मैनेज किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटोटाइप बन के रेडी हो जाता है, जो कि और ज्यादा बेटर है, और ज्यादा यूजर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, राइट। और फिर इसके बाद ये चीजें आगे कंटिन्यू होती है, मतलब चीजें आगे घूमते रहती है। कब तक, तब तक जब तक जो सॉफ्टवेयर यूजर को चाहिए वो सॉफ्टवेयर बन के पूरा का पूरा रेडी नहीं हो जाता तब तक। और फिर जब वो सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है, तब उस सॉफ्टवेयर को यूजर को डिप्लॉय कर दिया जाता है डिप्लॉयमेंट फेज के अंदर, ओके। मतलब बेसिकली यूजर को दे दिया जाता है। और वो डिप्लॉयमेंट फेज कब आता है, वो डिप्लॉयमेंट फेज कंस्ट्रक्शन फेज के बाद आता है, ओके। अब यहाँ पे वो डिप्लॉयमेंट फेज क्यों नहीं है, क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट फेज एक ही बार आता है ना, आखिरी में। बट ये सारे के सारे फेजेस तो बार बार आते रहते हैं, इसीलिए वो डिप्लॉयमेंट फेज यहाँ पे नहीं है,
ठीक है। बट जब सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाता है तब कंस्ट्रक्शन फेज के बाद यूजर को उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया जाता है, मतलब कि बेसिकली दे दिया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि स्पाइरल मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके टोटल 4 एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हर स्पाइरल के बाद हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, हर स्पाइरल के बाद हम कस्टमर से उसके रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम कस्टमर के हिसाब से ही चल रहे हैं, राइट। और इसीलिए हमारा जो कस्टमर है वो हमेशा सेटिस्फाई ही होने वाला है, ठीक है। जो दूसरा एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब जब कस्टमर्स अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं तब तब हम उन रिक्वायरमेंट्स को हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते हैं। हम नखरे नहीं करते कि नहीं नहीं ये रिक्वायरमेंट ऐड नहीं हो सकता, ये फीचर ऐड नहीं हो सकता, ये वो, ऐसे नखरे नहीं दिखाते। जब जब वो बोलते हैं कि ये मेरे लिए ऐड करो, ये मेरे ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट्स है, तब तब हम उन रिक्वायरमेंट्स को चुपचाप ऐड करते हैं। इसका मतलब ये है स्पाइरल मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। नाउ द थर्ड एडवांटेजेस यूज्ड व्हेन लार्ज प्रोजेक्ट्स। जब प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तब स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि फोर्थ एडवांटेज विच इज रिस्क हैंडलिंग। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस स्पाइरल मॉडल के अंदर एक स्पेशल फेज होता है इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस, जो कि स्पेशली रिस्क हैंडल करने के लिए या उसके ऊपर डेडिकेट किया गया है। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस का अभ्यास करेंगे। अब इसके टोटल 2 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इज टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है इसमें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि ये जो स्पाइरल का रिवॉल्यूशन है ये नेवर एंडिंग है, मतलब स्पाइरल घूमते रहेगा तब तक जब तक सॉफ्टवेयर बंद नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को 2 स्पाइरल्स दिखाए थे, ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी स्पाइरल्स हो सकते हैं जब तक वो सॉफ्टवेयर बंद नहीं जाता। और जितने स्पाइरल्स बढ़ेंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। और इसमें और एक डिसएडवांटेज है जो इसी से रिलेटेड, विच इज स्पाइरल मॉडल से अगर कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जितने स्पाइरल अगेन बढ़ेंगे उतना ज्यादा टाइम भी लगेगा उन डेवलपर्स को उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। और हर डेवलपर का अपने मैन आवर का कोई ना कोई कॉस्ट होता है। और अगर स्पाइरल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उन डेवलपर्स को ज्यादा मैन आवर्स उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लगाने पड़ेंगे और फिर उसके वजह से उस सॉफ्टवेयर को कॉस्ट बढ़ेगा जो कि कंपनी को हैंडल करना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वुड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस अवेलेबल करा के रखे हैं। थैंक यू सो मच।